चलिए नेक्स्ट विद अब बात करते हैं नेक्स्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन के साथ डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन के साथ डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि इसका मतलब है यहां पर ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहां पर जो ऑक्साइड बनते हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक बनता है E2O3 और एक बनता है E2O5, ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, दो बनते हैं, एक बनता है E2O3 और एक बनता है E2O5। ठीक है, दो टाइप के ऑक्साइड मेनली यहां पर बनते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो ऑक्साइड्स की बात करें तो जैसे कि E2O3 है तो नाइट्रोजन के साथ ले लो N2O3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यहां पर हो गया Sb2O3 और यहां हो गया Bi2O। क्लियर है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। इसी तरीके से अगर हम फास्ट इधर बात करें, यहां हो गया N2O5, यहां हो गया P2O5, यहां पर हो गया AS2O5, यहां पर हो गया Sb2O5 और यहां हो जाएगा Bi2O5। क्लियर है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड दोनों बनते हैं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनते हैं। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये एम्फोटेरिक होते हैं, और ये जो होता है ये बेसिक होता है। ठीक है, एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। मेटेलिक नेचर, धात्विक गुण बढ़ रहा है, दोनों के लिए बात करते हैं। तो मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है, और मेटेलिक नेचर के जो ऑक्साइड यानी कि ज्यादा अच्छा जो मेटल होता है उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस होते हैं। यानी कि इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर एसिडिक नेचर जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, और बेसिक नेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, ये कंडीशन दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, बेसिक नेचर। दूसरी बात एक और भी कह सकते हैं कि मेटेलिक नेचर ऊपर से बढ़ रहा है नीचे की ओर, तो कोवेलेंट नेचर जो होगा, कोवेलेंट नेचर वो कम हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और आयनिक नेचर जो होगा यानी कि आयनिक नेचर जो होगा वो बढ़ेगा। क्लियर है, आयनिक नेचर बढ़ेगा, यानी कि नीचे वाले जो ऑक्साइड होंगे वो आयनिक होंगे। ऐसे मान के चलिए लोअर जो बॉटम पर जो ऑक्साइड होंगे, नीचे साइड में जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, आयनिक होंगे, और ऊपर वाले जो ऑक्साइड होंगे वो कोवेलेंटेड होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जिनको ध्यान रखना है, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था उसी की बात करते हैं। आपको कोई भी एक कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2O3, N2O3, N2O4 भी होता है, एक NO2 का डाइमर होता है, आगे चलाएंगे, आगे बताएंगे इसको, और N2O5, ये कंडीशन होती है, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें एसिडिक नेचर की बात करते हैं। ऑर्डर पूछा गया एसिडिक नेचर का, ऑर्डर क्या होगा, इधर से इधर की ओर चलें। अब एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि यार ऑक्साइड अगर आपको मिल जाए तो एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट पर निकाल लो, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। समझ गए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट पे निकाल लो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, यहाँ कितना हो गया +4, यहाँ कितना हो गया +5। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। और क्लियर है, तो ये बात मैंने ऑक्सीजन या ऑक्साइड के साथ डिस्कस कर ली। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विद हैलोजन। विद हैलोजन, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, और एम्फोटेरिक समझ गए होगे ना, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है।
ठीक है। अब बात करते हैं हैलोजन की बात। तो हैलोजन में भी देखिएगा दो टाइप के फॉर्म बनेंगे, एक बनेगा EX3 फॉर्म और एक बनेगा EX5 फॉर्म। दो टाइप के हैलोजन बनेंगे, EX3 एंड EX5, ठीक है। अब EX3 एंड EX5 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बना ही लेगा, समझ गए होंगे आप लोग नाइट्रोजन पे, NH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SbX3 एंड BiX3, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, ये आपको पता ही हो गया, पेंटा फॉर्म नहीं बनाता नाइट्रोजन, तो यहां नाइट्रोजन नहीं होगा। यहां होगा PX5, ASX5, SbX5 एंड BiX5। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें दो चार बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो आप गौर से देखिए, जब ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हो तो साइज ऑफ आयंस जो होता है वो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? और साइज ऑफ आयंस बढ़ रहा है तो नेचुरल सी बात है, कैटायन अगर मैं मान लूं, कैटायन का साइज अगर बढ़ रहा है तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है? आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आयनिक कैरेक्टर, यानी ऊपर जो होंगे वो कोवलेंट वाले होंगे और नीचे जो होंगे आयनिक होंगे। ऊपर जो कोवलेंट होंगे, नीचे आयनिक होंगे। वही कंडीशन यहाँ पर भी होगी, ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ेगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गई बात, क्लियर है? आयनिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी एक बात ध्यान रखो, BF3, एक BiF3, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। BiF3 ओनली आयनिक कंपाउंड है, ये भी ध्यान रखो। एग्जिस्टेंस की बात करें, BiF3 जो होता है वो ओनली आयनिक कंपाउंड है, बट अदर्स आर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये नेचर की बात है इसके। तो BiF3 आयनिक फॉर्म में रहता है, बाकी सब कोवलेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है। अब छोटा सा एक और पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, NH3 के बारे में बात करते हैं। NH3 में केवल NF3 जो होता है, NF3 जो होता है वो स्टेबल होता है, NF3 जो होता है वो स्टेबल होता है, NF3 जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। अदर्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और अस्टेबल भी होते हैं और एक्सप्लोजिव होते हैं, समझ रहे हैं ना? एक्सप्लोजिव, इसमें से आपका NCl3 बहुत बार दिखेगा आपको, NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक NCl3। तो NH3 में NF3 जो होता है वो स्टेबल होता है, और बाकी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है। और एक बात और दिमाग में रखनी है, ये बात आपको दिमाग में आ गई, ठीक है। अब सुनो अगली बात, अगर मैं आपके सामने NF3 रख दूं, NCl3 रख दूं, NBr3 रख दूं और Ni3 रख दूं, तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इन एलिमेंट की खासियत क्या होती है कि जो सेंट्रल एटम होता है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसका लुईस बेसिक नेचर को शो करता है, लुईस बेसिक नेचर को शो करता है, समझ रहे? तो अगर ये पॉइंट वैसे मैंने हाइड्राइड के लिए बताया था, NH3 SH3 के लिए बताया था, अब यही क्वेश्चन यहां पर उठा दूं कि यहां पर लुईस बेसिक नेचर क्या होगा, इस कंडीशन पे लुईस बेसिक नेचर क्या होगा। तो लुईस बेसिक नेचर की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है उसको देखो, यहां पर फ्लोराइड है, यहां पर आयोडाइड है, यानी कि अब जो लुईस बेसिक नेचर है
वो बेसिकली नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर ही तो डिपेंड करेगा, और वो नाइट्रोजन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल कर देगा वो अच्छा लुईस बेसिक नेचर शो करेगा। तो होता यहाँ पर ये है कि यहाँ पर N हो गया, आप ऐसे सोचो ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ N हो गया, यहाँ पर आयोडाइड हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब साइज की बात, वहां पर मैंने NH3 PH3 ASH3 की बात की थी, तो वहां पर सेंट्रल एटम के साइज की मैंने बात की थी, आकार की बात की थी। मैंने कहा जितना छोटा आकार होगा उतना ही लोन पेयर का डिफ्यूजन कम होगा, और जितना ही लोन पेयर का डिफ्यूजन कम होगा उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, रखेगा, और आकार बढ़ेगा तो स्टेरिक एंट्रेंस होगा, लुईस बेसिक नेचर कम हो जाएगा। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन जो है, यानी कि यहां हर जगह नाइट्रोजन लगा है, सभी में नाइट्रोजन लगा है, तो यहां पर जो खेल करेंगे वो कौन सा करेंगे, अदर एलिमेंट करेंगे। अब अदर एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ, यहाँ आयोडाइड, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यहाँ आकार छोटा है फ्लोरीन का आकार, यहाँ पर आयोडीन का आकार बड़ा है, तो अगर वो वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो फ्लोरीन का आकार छोटा है, तो इसका मतलब है ये ज्यादा अच्छा लुईस बेसिक नेचर शो करेगा और ये कम लुईस बेसिक नेचर शो करेगा। नहीं सोचना है ऐसा, क्योंकि बात सेंट्रल एटम की चल रही है, इस एटम की बात नहीं चल रही है। हम फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जिस पर है उसके हिसाब से बात चलेगी। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। यहां क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अच्छा खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो भाई जब उसके घर में ही अच्छी खिंचावट है, ठीक है, यही है, घर में ही बैठा हुआ है, वही खींच रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे, तो एक बात मुझे बताओ कि नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होंगे या जाएंगे, किधर की तरफ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, और इधर आयोडीन जो आयोडाइड होगा वो इतना अच्छा नहीं खींचेगा। तो अब मुझे बताओ कहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है इसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, और जब इसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो लुईस बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो यानी कि इसका मतलब है जो ऑर्डर निकल के आने वाला है वो ऑर्डर आपके पास में ये आएगा। अब बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर ये ऐसा ऑर्डर क्यों है, तो कारण मैंने बता दिया कि ये इस रीजन के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां तक एक चीज रहेगी। आओ एक दो बातें और डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, वाटर जो हमारे पास में, आपके पास में क्लोराइड है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस पानी से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। देखो NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 और BiCl3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी थोड़ा सा हटके लाइनें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसको चेक करते हैं ना भैया। हाँ, NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 और BiCl3। देखो बच्चों इसके साथ रिएक्शन करते हैं, NCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां बनता है NH3 प्लस HOCl, ठीक है। PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां बनता है H3PO3 प्लस HCl। AsCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां बनता है H3AsO3 प्लस HCl। SbCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, SbCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहां बनता है SbOCl, SbOCl, क्लियर है, SbOCl। और यहां पर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां बनता है BiOCl। देखो सब में मामला गड़बड़ हो रहा है, डिफरेंस हो गया। NCl3 के साथ अमोनिया निकलेगी, तो NCl3 के साथ अमोनिया निकलेगी तो PCl3 के साथ फॉस्फीन नहीं निकलेगा, H3PO3 बनेगा। AsCl3 के साथ जैसा PCl3 के साथ वैसा AsCl3 के साथ, लेकिन SbCl3 और BiCl3 में उल्टा ही हो गया, SbOCl हो गया, BiOCl हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे हो गया और क्यों हुआ, तो इस क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं NCl3। NCl3 में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा, नाइट्रोजन हमारे पास में हम ऐसे ले लेते हैं, एक Cl यहां ले लेते हैं, एक Cl यहां ले लेते हैं, एक Cl यहां लेते हैं। एक चीज सोचने की कोशिश करो
NCl3 हमारे पास में वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वाटर में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन पे ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहली चीज। दूसरी बात है नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के सारे ऑर्बिटल कैसे हो गए, फुल हो गए कि नहीं हो गए? नाइट्रोजन के सारे ऑर्बिटल फुल हो गए, कोई जगह खाली नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है वो किस पर अटैक करेगा, Cl पर अटैक करेगा। और Cl पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर क्या करता है, ये Cl पर अटैक करेगा। और जब Cl पर अटैक करेगा, यानी कि इस जगह पर Cl पर अटैक करता है, तो ये एक Cl यहां ले लो, एक Cl यहां, एक Cl यहां, ऐसे बना लिया मैंने। और इसके साथ में ये O हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ Cl हो गया। तो जब ये रिएक्शंस होती है तो इस रिएक्शंस में ये HOCl निकाल दो आप। ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, वहां से H निकला, ठीक है, H हट जाएगा, HOCl निकल जाएगा। तो अब आप सोचो, पहली बार आपने यहां पर अटैक कर दिया, दूसरी बार आपने इस Cl पर अटैक कर दिया, तीसरी बार आपने इस Cl पर अटैक कर दिया। समझ गए ना बात को? तो क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए ऐसा हो रहा है, Cl में वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहां से Cl निकल गया, तो यहां से अब क्या बचेगा, आप सोचो, एक H यहां से बच जाएगा, एक H यहाँ, वही H N मिल गया ना आपस में, NH ये बच गया, HOCl यहां निकाल दो, तो 3 HOCl निकल गए, ये निकल जाएगा, 3 HOCl निकल गए और अमोनिया बन जाएगा। ये होता है, इसलिए रिएक्शन होती है, इसलिए ये प्रोसेस होता है। आ रही बात समझ में? ये कंडीशन। दूसरी तरफ अगर मैं PCl3 की बात करता हूं, अब आप समझ जाना PCl3 में क्या कंडीशन हो रही होगी। PCl3 में कंडीशन ये है कि यहां पर फास्फोरस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि यहां पर जो वाटर अटैक करेगा वो वाटर कहां अटैक करेगा, ये जो लोन पेयर है वो फास्फोरस पे अटैक करेगा, वो फास्फोरस के साथ जाएगा, अब Cl के साथ नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? और फास्फोरस पे अटैक करेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये P हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ में आ गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। अब आप सोचो क्या बनेगा, HCl निकल जाएगा यहां से, POH 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 ये तो बनेगा, अरे POH POH और POH 3 बनेंगे। क्लियर है? अब तुम उसको H3PO3 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नाम की भी चीज होती है। फिलहाल छोड़ दो उसको छोड़ दो, बस आप इतना सोचो कि 3 OH इसके साथ लगा दो तो H3PO3 बन जाएगा। उसके अंदर एक टॉटोमेरिज्म वाली कंडीशन भी आती है, हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, क्योंकि H3PO3 का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, वो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ H और यहाँ OH होता है, ये होता है। ऐसे अगर तुम देखोगे तो तुम दिमाग में आ रहा होगा OH OH OH, H3PO3 को दिमाग में आ रहा होगा P पे 3 OH, P पे 3 OH नहीं होते, P पर 2 OH होते और एक टॉटोमेरिज्म यानी OH जो होता है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये चीज यहाँ पर होती है। तो फिलहाल चलो, अपने तो काम बनाना है, अपने को ये समझना है कि आखिर हो कैसे रहा है, कहानी कैसे हो रही है। तो ये H3PO3 बनता है। अब सुनना, जो आपके साथ में PCl3 के साथ हुआ है वही ASCl3 के साथ होगा, PCl3 के साथ हो रहा है वही ASCl3 के साथ होगा। लेकिन अब पॉइंट ये होता है कि नीचे क्या हो रहा है, यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बताऊं, ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड और ये होते हैं आयनिक कंपाउंड। मैंने कहा ना ऊपर से नीचे की ओर आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है, बोला नहीं बोला मैंने? तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर SbCl3 जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर शो करता है और SbOCl बनता है, मतलब Sb प्लस OCl माइनस, Bi प्लस OCl माइनस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग होती है वो ऐसे होती है, Sb प्लस उधर से OCl माइनस आपस में कंबाइन हो जाता है। तो आयनिक कैरेक्टर होने के कारण से यहाँ पर पहली और दूसरी, यानी कि पहली यानी कि N वाली और P वाली AS वाली वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो ये मेन रीजन होता है वाटर के साथ में रिएक्शंस करके डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी नहीं है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, इसी पर एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसको लेके आते हैं। एक होता है ट्राई मिथाइल अमीन और एक होता है ट्राई सिलाइल अमीन, CH3 का होल 3 N और यहां पर होता है SiS3 का
होल 3n। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राई सिलाइल अमीन, ट्राई सिलाइल अमीन, सिलाइल या सेलिल बोल दो, ट्राई सेलिल अमीन, ट्राई मैथिल अमीन, ठीक है, ट्राई सेलिल अमीन, ट्राई मैथिल अमीन। अब आपको बताऊं ट्राई सेलिल अमीन और ट्राई मैथिल अमीन में बड़ा डिफरेंस होता है। हालांकि हुआ कुछ नहीं है, कार्बन की जगह सिलिकॉन लगा दिया, वही तो मतलब हुआ। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज द पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है और इसका होता है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो। प्लेनर बोलो ज्यादा अच्छा है, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर बोलो। ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखो इसके अभी एक बहुत बढ़िया सा रीजन है, उस रीजन को समझने की कोशिश करो। रीजन क्या है उसको देखो। देखो बच्चों, यहां नाइट्रोजन है, यहां CH3 लगा हुआ है, यहां CH3 है, यहां CH3, ये कंडीशन है और ये लोन पेयर। आगे बात समझ में। जबकि यहां की बात करते हैं, यहां नाइट्रोजन है, यहां SiS3 है, यहां SiS3 है और यहां SiS3 और यहां लोन पेयर है। अब होता क्या है, होता ये है कि इस सिलिकॉन में d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, d वैकेंट d ऑर्बिटल, समझ में आया। वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जबकि कार्बन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने से इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कि सिलिकॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब जब बैक बॉन्डिंग हो रही है तो बैक बॉन्डिंग यहां भी पॉसिबल होगी, जैसे BF3 में मैंने बताया था आपको, तो बैक बॉन्डिंग यहां भी पॉसिबल होगी, बैक बॉन्डिंग यहां भी पॉसिबल होगी, बैक बॉन्डिंग यहां भी पॉसिबल होगी। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी होती। अब बैक बॉन्डिंग हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे, ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट होंगे, ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट। तो पहले ये जो ये पिरामिडल शेप क्यों हो रहा था, ये लोन पेयर के कारण से हो रहा था। ये पिरामिडल शेप क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर करते हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करते हैं, तो रिपल्सन के कारण से ये नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, तभी तो ट्रायंगुलर फॉर्म होता है। अब ये लोन पेयर ही हट गया, पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड के लिए, तो बॉन्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, ये भी किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, ये भी किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो खिंचाव ऊपर की ओर हो गया कि नहीं हो गया, और जब खिंचाव हो गया तो यानी कि धीरे धीरे वो किस फॉर्म में बन जाएगा, प्लेनर। तो रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग है, और दूसरा पॉइंट क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसके कारण से ये कंडीशन होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पर ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात है बॉन्ड लेंथ की बात, समझ रहे हो आप, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो बॉन्ड लेंथ जो ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बच्चों, sp3 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर होगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, सोच के देखो आप, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर खत्म हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2, तभी तो प्लेनर की फॉर्म में जाएगा, नहीं जाएगा, प्लेनर की फॉर्म में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे भी होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर बन सकता है। क्लियर है, नोट कर ले, फिर आगे बता। ट्राइसेलिलअमीन, चलो आगे देखो। अब एक दो बातें और छोटी छोटी और नोट कर लेते हैं। देखो एक छोटी सी बात और है, अगर मैं आपसे कहता हूं PCl3 और PCl5 में किसमें आयनिक करेक्टर होगा, किसमें कोवलेंट करेक्टर होगा, कौन अच्छा कोवलेंट होगा, कौन अच्छा आयनिक होगा, बता सकते हो। PCl3 और PCl5 में अगर बात करें तो क्या कंडीशन होगी, बता सकते हो। PCl3 PCl5 में आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा। कैटायन मतलब साइज, जो सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा आयनिक होगा, और सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना ही कोवलेंट होगा, आया ना। मतलब मैं P की जगह पर कुछ भी ले लो, चलो कुछ भी ले लेते हैं, चलो ले लिया PCl3 PCl5 में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, +3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर हम PCl3 PCl5 में देखें तो PCl5 इज द, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेंटाहेलाइड,
या पॉइंट लिख सकते हो, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड। क्लियर है? पेंटाहेड्राइड इज मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। तो जो ट्राइहेलाइड्स है उनसे पेंटाहेलाइड ज्यादा कोवलेंट होता है। एक बात ये दिमाग में रखिएगा। और एक और बात चलो इसके साथ में ले लेते हैं, PCl5 को थोड़ा सा हीट अगर कर देते हैं तो PCl3 और Cl2 में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन का फॉर्मेशन करता है। ये छोटा सा पॉइंट है, एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है। तो PCl5 PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। इसको बोलते हैं, ये अभिकर्मक होता है, रीजेंट होता है, क्लोरीनेशन है, रीजेंट, क्लोरीनीकरण अभिकर्मक बोलते हैं। क्लोरीनीकरण अभिकर्मक का मतलब जो क्लोरीन दे रहा होता है, तो क्लोरीनेशन रीजेंट होता है। ठीक है, क्लोरीनेशन रीजेंट, वर्ड समझना, क्लोरीनेशन रीजेंट। स्टेटमेंट वाले भैया चीजें ध्यान रखिएगा, जो Cl देता है, जो क्लोरीन देता है, उसको क्लोरीनेशन रीजेंट बोलते हैं। तो ये हीट करके PCl3 और Cl2 चला जाता है, इसलिए इसे क्लोरीनेशन रीजेंट भी बोला जाता है। PCl3 नहीं टूटेगा, PCl3 नहीं टूटेगा, समझ में आया नहीं है? हाँ, PCl3 को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, बहुत ज्यादा, तो फिर फास्फोरस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो आगे अपन फास्फोरस को पढ़ेंगे तो अपन देख लेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई है। एक छोटी सी बात और यहीं पर लगे हाथ में निपटा लेता हूं, आगे देखेंगे उसको। यहां पर एक छोटी सी बात यह है कि स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर PCl3 और PCl5 के थोड़े से ज्ञानवर्धक बातें भी कर लेते हैं PCl3 और PCl5 में। तो PCl3 में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि PCl3 में ज्यादा कुछ इस पर सोचने वाली बात है नहीं। ये फास्फोरस होता है, ये Cl होता है, ये Cl होता है, ये Cl होता है, और ये लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बच्चों? sp3 होती है ना? हाइब्रिडाइजेशन PCl3 कितनी होती है? sp3 होती है। और कैसा होता है स्ट्रक्चर? कैसा होता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? पहली चीज तो ये हो गई। और PCl5 की तरफ जाते हैं तो फिर यहां पर एक बात है, अच्छी बात है। वो क्या होता है? P हो गया, यहां Cl हो गया, यहां Cl हो गया, Cl हो गया, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। इस बारे में हमने बात कर चुके हैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा था इस कंडीशंस में अगर हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3d, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3d। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, नहीं होता है? यहाँ पर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? और फिर इसमें मैंने कहा था बॉन्ड लेंथ, दो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ। ये ऊपर वाली कौन सी होती है? एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। ठीक है, और ये कौन सी होती है? इक्वेटोरियल होती है। तो मैंने कहा था ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर x मान लेता हूं, ये y मान लेता हूं, कौन बड़ी होगी? x इज ग्रेटर देन y होगा। क्लियर है? ये बात भी ध्यान रखनी है कि x इज ग्रेटर देन। और क्यों ऐसा होता है? क्यों x बड़ा होगा? क्यों होगा ऐसा? तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होता है, ये भी मैंने बताया था। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर में क्या होता है? ये Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ये तीनों Cl क्या करेंगे? एक दूसरे को बराबर बराबर रिपल्सन करेंगे। वो तो करेंगे, लेकिन 120 डिग्री है। और ये एंगल कितना होता है बच्चों? 120। तो 120 डिग्री एंगल है तो इसलिए रिपल्सन बराबर बराबर लगेगा। लेकिन ये ऊपर वाले को आपस में तो जो करते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है उसको ज्यादा रिपल्सन कर देते हैं। तो उसको रिपल्सन ज्यादा करेंगे तो ये फैल जाएगा, टूट जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। कुछ भी मतलब टूट जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तीनों में एक ही चीज है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो कहानी कुछ इस टाइप की PCl5 के लिए भी होती है। चलो, तो यहां तक मैंने आपको जितने भी जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज थी या जो भी इसके कंडीशंस थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आगे कंपाउंड की तरफ। तो नोट करो, जल्दी नोट करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, नोट कर लिया? चलो देखो, चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, N2 के बारे में। N2 के बारे में जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, कैसा होता है? इनर्ट होता है, इनर्ट गैस।
होता है नहीं होता है? इनर्ट गैस कहां पर होती है? एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के ताप पर ये इनर्ट होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है, यानी कि इसको रिएक्ट करने के लिए टेम्परेचर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कलरलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होती है, यानी कि विषैला नहीं है, ठीक है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये लेस सॉल्युबल होता है, तो रीजन वही है सॉल्युबल लेस होने का, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये लेस सॉल्युबल होता है। आइसोटोप की बात करते हैं, जिसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, तो समस्थानिक जो है तो नाइट्रोजन के दो समस्थानिक यानी कि दो आइसोटोप होते हैं, N14 और N15, दो ये कंडीशन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ चुके हैं, स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये, इसलिए इनको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। और एक और चीज है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहता कितना है, एयर में कितना है, 95% बाई वेट है, सॉरी 75% बाई वेट, ठीक है, और 78% बाई वॉल्यूम है एयर में। तो एयर में 75%, बहुत बड़ा वेटेज है नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन जो है तो 75% बाई वेट एंड 78% बाई वॉल्यूम एयर में है। और एक और नाइट्रोजन की है, ना ही जलता है और ना ही जलाता है, तो ना ही जलता है। और अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन में, तो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने जो आपके उसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी वो बता दी है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन, तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है उसको समझ लें। तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन सबसे पहले हम बात करते हैं लैब मेथड, ठीक है, लैब मेथड। देखो लैब में कैसे इसको बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं NH4Cl और साथ में लेते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइड जिसको बोलते हैं, और दोनों ही जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है, दोनों ही कंपाउंड कैसे है, आयनिक है। अब जब दोनों आयनिक कंपाउंड है तो रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई, प्लस होगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, जोड़ दो तो यहां बनता है अमोनियम नाइट्राइट। नाम ध्यान रखिएगा, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अमोनियम नाइट्राइट, क्लियर है। तो अमोनियम नाइट्राइट यहां पर बनता है और साथ में NaCl बनता है। और अब आपको बता दूं बच्चों, ये NH4NO2 को जब हम हीट करते हैं, NH4NO2 को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर वहां पर नाइट्रोजन गैस आपकी बन जाती है और साथ में H2O हो जाता है। तो ये है लैब मेथड, क्लियर है, ये लैब मेथड। आगे बात समझ। दूसरा, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बोली, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, डाई अमोनियम या अमोनियम डाइक्रोमेट, डाई अमोनियम डाइक्रोमेट भी बोल सकते हैं इसको, MnH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हीट कर दो बच्चों। जब इसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन पे N2 बनता है, Cr2O3 बनता है और साथ में H2 बनता है, ये बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां भी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन होगी, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन होगी, क्लियर, यहां भी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन होगी, तो यहां से नाइट्रोजन निकल जाएगा। चलो यहां क्या होता है, Cr2O3, यहां पर क्या होता है साथ में, यहां पर देखो, यहां पर ग्रीन कलर यहां पर बनता है, तो जैसे ही ग्रीन कलर यहां पर बनता है, देखिए Cr2O3 ग्रीन, ठीक है, Cr2O3 का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, क्लियर। तो ये दूसरी प्रिपरेशन हो गई है, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। थर्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन आप CuO के साथ कर दो, CuO के साथ कर दो ऑक्साइड, यहां पर भी आपके पास में क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी और साथ में क्या बनेगा, Cu बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इस तरह से एक और रिएक्शन होती है कि अमोनिया की PbO के साथ रिएक्शन कर दो, PbO भी ले सकते हो आप, तो यहां पर नाइट्रोजन बन जाएगा, यहां पर Pb बन जाएगा और यहां पर H2O बन जाएगा। ये कुछ रिएक्शंस है जिससे कि नाइट्रोजन की प्रिपरेशन होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो बताने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, फॉर प्योर
नाइट्रोजन। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि प्योर नाइट्रोजन अगर हमें पाना है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, प्योर नाइट्रोजन। तो यहां पर हम देते हैं सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड, नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम एजाइड, आपके एनसीईआरटी में बेरियम एजाइड दिया हुआ है, मैंने साथ में और जोड़ दिया है, सोडियम एजाइड या फिर बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को हीट करते हैं। देखो यहां पर होता क्या, सोडियम एजाइड क्या होता है, Na3 होता है, इसको आप हीट करते हो, तो Na3 को हीट कर दिया आपने, तो इस कंडीशन में देखो Na और N2, ये देखो, तो यहां जो नाइट्रोजन बनेगा वो प्योर बनेगा, कुछ होता ही नहीं हो इसके अलावा, तो प्योर ही होगा, सोडियम मेटल तो अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अरे बात समझ में। बेरियम एजाइड क्या होता है, BaN3 का होल 2 होता है, फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना भाई, 4 ऑप्शन में आ जाता है। बेरियम एजाइड BaN3 का होल 2 ये होता है, इसमें वही कंडीशन होती है, बेरियम होता है और N2 होता है, तो N2 यहां भी निकल गया, यहां। तो ये बात ध्यान रखना है किसके लिए, ये ध्यान रखना है प्योर के लिए। तो प्रिपरेशन लैब मेथड अलग है, जर्नल मेथड अलग है, और प्योर नाइट्रोजन की कहानी अलग है, तीनों कहानियां अलग अलग है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी। चलिए अब इसकी कुछ रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, कुछ बातें समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन, देखो बच्चों एयर में एक चीज समझ लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है अगर हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दे, तो उस कंडीशन पर ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शंस करके उस कंडीशन पर ये 2NO बनाएगा। इसका मतलब ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ये ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाम ध्यान रखना। नाइट्रिक एसिड अलग होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अलग होता है, नाइट्रस ऑक्साइड अलग होता है, आगे आएंगे हम ऑक्सीजन पे। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ब्रिकलैंड आइड विधि, ब्रिकलैंड, ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस, क्लियर है। रिएक्शन है ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस, ब्रिकलैंड 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 आइड प्रोसेस, BIRKELAND, ठीक है, ब्रिकलैंड, ब्रिकलैंड आइड विधि। अब सुनना मेरी बात को, इस रिएक्शंस में देखो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन करेगा, पहली चीज। दूसरी बात है जनरली कंबशन रिएक्शन, दहन जो अभिक्रियाएं होती है, कंबशन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, कंबशन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। किसी चीज को अगर आप जलाओगे तो एनर्जी मिलेगी, ये एक ऐसी इकलौती रिएक्शन है इसमें उल्टा खेल होता है, जलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो कभी भी कंबशन रिएक्शन अगर कहीं भी मिलेगी तो हमेशा एनर्जी मिलेगी। कार्बन को जब भी आप जलाओगे ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में एनर्जी मिलेगी भैया। तो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट दिस, सभी कंबशन रिएक्शन, सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी होती है इसको छोड़कर, तो इसमें ये खासियत होती है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस भी है पहली चीज, और दूसरी बात कौन सी है, ये अलग तरीके की रिएक्शन है, यानी कि यहां पर हम अलग तरीके का प्रोसेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रिकलैंड आइड विधि, ब्रिकलैंड आइड विधि, ठीक है। दूसरी बात यहां पर, अब नाइट्रोजन की बात तो इतनी बताई थी मैंने, अब एक और बात बता देता हूं, नाइट्रोजन मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, मेटल नाइट्राइड बना देगा, है ना, मेटल नाइट्राइड। अच्छा, मेटल नाइट्राइड की जब बात आ गई, नाइट्रोजन की बात आ गई, तो दिमाग में कुछ एस ब्लॉक आ गया होगा, एस ब्लॉक आया,
क्या पढ़ाया था मैंने? लिथियम एस ब्लॉक में नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, लिथियम ही करता है, कोई और नहीं करता। तो लिथियम करेगा तो क्या बनाएगा? Li, फॉर्मूला क्या था? Li3n2n, को Li3n। मैग्नीशियम, अरे वैलेंसी चेक करो ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3, लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1 हो गया। मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन करो, क्या बनेगा? Mg3N2। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? Aln। समझ में आया कि नहीं? यानी कि ये नाइट्राइड बनाता है। फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम बनाता है, उसके अलावा कोई भी नहीं करता। सेकेंड ग्रुप में सारे एलिमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम भी कर लेते हैं। क्लियर? अरे आया समझ में? क्लियर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और पॉइंट है, नाइट्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता, सल्फर से रिएक्शन नहीं करता। ये तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन कभी सल्फाइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन क्लोराइड बना सकता है, ऑक्साइड बना सकता है, हाइड्राइड बना सकता है, क्लोराइड बना सकता है, ऑक्साइड बना सकता है, हाइड्राइड बना सकता है, सल्फाइड नहीं बनाता। यानी कि सल्फर के साथ में कभी नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी में एक बात और दिमाग में आ गई, उसको भी देख लेते हैं। जितने भी नाइट्राइड्स होते हैं, ये भी दिमाग में ध्यान रखो, आगे भी काम की बात है कि जितने भी नाइट्राइड होते हैं उनको वाटर के साथ रिएक्शन करोगे अमोनिया बनेगा। जितने भी नाइट्राइड्स हैं उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे अमोनिया बनेगा। जितने भी फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे फॉस्फीन बनेगा। समझ में आ गया? जितने भी फॉस्फाइड होंगे वो फॉस्फीन बनाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा इसको एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे AlN है, वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया, AlN। कैल्शियम की बात कर लो, Ca3N2 ले लो, रिएक्शन कर लो बच्चों, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस अमोनिया बनेगा। और फास्फोरेट की बात है, Ca3P2 ले लो, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कर लो, तो यहां क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फॉस्फेट। आ रही बात समझ में? तो दोनों बातें समझ में आ गई है, NH3 बन गया और BH3। तो ये कुछ बातें नाइट्रोजन की बन गई। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।